इंट्रोडक्शन। अपने लहू से सींचा है इस देश को उन परवानों ने, यूं ही नहीं हमारी मिट्टी में ये वादियां लहरा रही। कहा गया है कि जिस देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति नहीं है, देश के लिए प्यार नहीं है, वो देश ज्यादा दिनों तक देश नहीं रह सकता। किसी भी देश का निर्माण उसकी सीमाओं से या उसके मानचित्र पर दिखाए गए भूभाग से नहीं होता, बल्कि राष्ट्र निर्माण उस जगह पर बसने वाले लोगों से होता है। इसके लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है देशभक्ति। महान कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता में कहते थे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेकिन इस स्वदेश वाली धरती को पाने के लिए भारत माता के हजारों वीर सपूतों ने बलिदान दिए, तब जाकर हमें सच्चे मायनों में भारतीय कहलाने का सुख मिला है। इस पर हर भारतीय को गर्व है। 200 साल की गुलामी के बाद जब भारत आजाद हुआ तो पीछे रह गया वो इतिहास जिसमें दर्जनों आंदोलन और शहादतों के किस्से दर्ज हो गए। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखने वाले लोगों को भी चौरी चौरा विद्रोह के बारे में मालूम है। सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा स्टेप, जिसमें किसानों ने क्रांतिकारी बनकर भारत की आजादी में अपनी भूमिका निभाई, उसमें चौरी चौरा विद्रोह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो भारतीय इतिहास में दर्ज किया गया। कुकू एफएम एक पहलू को डिस्कस करने के लिए हम लाए हैं चौरी चौरा ओरिजिनल ऑडियो बुक। इस ऑडियो बुक शो में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस महत्वपूर्ण आंदोलन की जिसे चौरी चौरा के विद्रोह के नाम से जाना गया। चौरी चौरा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी ज्यादा विवादों में रहने वाली घटना है। इस दौरान कई सोशल और पॉलिटिकल गुत्थियां उलझी हुई थीं, जिनको सुलझाने के दौरान कई तरह के कंफ्यूजन पैदा हुए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे स्टेप को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। चौरी चौरा के सामंतों ने भी इस आंदोलन में किसानों के हितैषी होने का नाटक किया और उन लोगों को भड़काया जो पहले से ही समय के मारे थे। भारत की आजादी में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एम.एन. रॉय, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह से लेकर कई क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा विद्रोह को कलंकित करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार असहमति जताई। इस तरह चौरी चौरा विद्रोह हमेशा ही दो नजरिए से देखा गया। कभी लगा कि ये गरीबी, नीची जातियों और समाज के पिछड़े वर्ग को और ज्यादा परेशान करने का नया तरीका है, तो कभी लगा कि ये आजादी की लड़ाई का नया रूप है। कुछ लोग इस बात से भी परेशान थे कि ये आंदोलन आजादी की लड़ाई में शोषण का शिकार हो रहे लोगों के फेवर में है या उनके अगेंस्ट। इसी कारण इसका विरोध हुआ और इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान अत्याचार सहकर भी हिंसा न करने का संदेश लगातार क्रांतिकारियों को दिए जा रहे थे, लेकिन गरम दल के क्रांतिकारी इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि हिंसा से ही आजादी मिलेगी। नरम दल और गरम दल के बीच मेंटालिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस भी यही था। नरम दल अहिंसा के फेवर में थे, वैसे भी असहयोग आंदोलन पर कई तरह के सवाल उठाए जा चुके थे। असहयोग आंदोलन पर सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया था कि उसमें किसानों और गरीब जनता के हित के मुद्दे उठाए नहीं गए। जमींदारों के गरीब लोगों पर जुल्मों के खिलाफ न तो असहयोग आंदोलन में कोई योजना थी, न ही उस समय के नेता इस पर बात कर रहे थे। नमस्कार। सवाल ये भी था कि जब एक बार चौरा थाने से आगे निकल चुके थे तो उन्हें लौटकर थाने पर क्यों जाना पड़ा, और उन्होंने क्यों पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। वो चाहते तो पहले ही पुलिस थाने को घेर कर अपना मकसद पूरा कर सकते थे, लेकिन वो वैसा नहीं चाहते थे। ना ही वो किसी ऐसी योजना के साथ थाने के सामने से निकले थे। ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना उस समय कोर्ट ने भी जरूरी नहीं समझा। कोर्ट ने तो बस एक पक्ष देखा कि जुलूस निकाला गया और ये सब कुछ योजना पहले से बनी हुई थी, और लाठी को मुख्य हथियार मानकर 172 किसानों को सजा सुना दी गई। एक गवाह ने यह भी कहा कि उस समय जुलूस निकाल रहे किसानों के पास लाठियां नहीं थीं, सिर्फ झंडे में लगे डंडे थे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस थाने पर हमला करने के लिए जाने वाले लोग क्या सिर्फ हाथ में झंडे के डंडे को हथियार के रूप में ले जाएंगे? चौरी चौरा विद्रोह
पर उस समय के न्यायाधीश थियोडोर पिगार्ड ने निहत्थे किसानों पर एक तरफा फैसला सुनाते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल वहां पैदा हुई कंडीशन के चलते किसानों ने हिंसा का सहारा लिया और इस हिंसा के लिए दारोगा गुप्तेश्वर सिंह जिम्मेदार था। लेकिन ब्रिटिश विद्वानों और साहित्यकारों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भीड़ को हिंसा करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि किसानों के लिए जीवन और मृत्यु में से किसी एक को चुनने की बारी थी। तो उन्होंने सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों ना इन जुल्म करने वालों को सबक सिखाकर मरें। किसानों ने अपनी रक्षा के लिए ताबड़तोड़ उसी समय डंडे जुटाए जो ज्यादातर थाने में लगे बांस थे। जज ने किसानों के द्वारा फेंके गए पत्थरों को मिसाइल का नाम दिया था, जो उन्होंने थाने के पास बिछी रेलवे लाइन से उठाए थे। इससे यह साबित होता है कि किसान पहले से पत्थर लेकर नहीं आए थे। हालांकि जज ने दारोगा द्वारा भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने की बात को माना, लेकिन फिर भी फैसला किसानों के खिलाफ ही गया। वैसे आपको एक बार फिर बता दें कि चौरी चौरा पूरी तरह से जमींदारों के इशारों पर चलने वाला इलाका बन चुका था। वहां के जंगल, उपजाऊ जमीन, गन्ने, अरहर की पैदावार और उसके मंडी से लेकर रेलवे से उसको ट्रांसपोर्टेशन करने तक की पूरी प्रोसेस, यानी खेत से लेकर बाजार तक सब कुछ जमींदारों के कंट्रोल में था। वो हर हाल में लगान और कर वसूल कर रहे थे और उनके जुल्म इस तरह बढ़ गए थे कि किसान विद्रोह पर उतारू हो गए। इस पूरी कहानी में पुलिस सिर्फ जमींदारों के इशारों पर काम कर रही थी और किसानों को दबा रही थी। चौरी चौरा कांड से पहले भी 1922 में जनवरी के दिनों में किसानों ने ऐसा ही विद्रोह प्रदर्शन किया था। मतलब साफ है कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी गुंडे, गंवार, जाहिल, अनपढ़ जैसे नामों से पुकारे जाने वाले किसान कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर क्रांति की आग जलाए बैठे थे। यही आग शोला बनी और चौरी चौरा विद्रोह के रूप में विस्फोट बनकर दुनिया के सामने आई। तो इस तरह से चौरी चौरा विद्रोह का पहला अंकुर किसानों के मन और आत्मा की जमीन पर फूटा। अगले एपिसोड में अंकुर को धीरे धीरे बड़ा होता देखेंगे। विद्रोह के पनपने के बाद की दास्तान। पिछले एपिसोड में आप चौरी चौरा की शुरुआत के बारे में जान चुके। इस एपिसोड में सुनिए आगे की कहानी। अब तक सभी किसान और क्रांतिकारी गांधी जी के स्वराज का मतलब को सिर्फ भाषणों में सुनते आए थे, जिसमें उन्हें कहा गया था कि देश में लगान नाम मात्र का लिया जाएगा और पुलिस और प्रशासन आम जनता की रक्षा करेगी। लेकिन ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ भाषणों में अच्छी लगती थीं। असलियत से इन बातों का उस समय कोई वास्ता नहीं था। इसी कारण क्रांतिकारियों और विद्रोही किसानों ने आजादी के लिए अपनी एक अलग राह बना ली थी। उन्होंने विदेशी हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने का ठान लिया था। उन्होंने मन बना लिया था कि या तो वो आजादी की लड़ाई में खुद के प्राणों की आहुति दे देंगे या फिर स्वराज हासिल कर लेंगे। बेशक क्रांतिकारी और किसानों को समय समय पर दबाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी से ब्रिटिश सरकार को हिला जरूर दिया था। विदेशी हुकूमत ये समझ चुकी थी कि भारत में उनके खिलाफ विद्रोह के स्वर बुलंद हो चुके हैं। चौरी चौरा के बाद भी इसी तरह का डर ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारियों के दिल में बैठ गया था। भारत में आजादी की लड़ाई के तरीके में अब एक अलग ही बदलाव आ चुका था। अब हिंसा और अहिंसा, दो अलग अलग तरीकों से भारत आजाद होना चाहता था। जुल्म के खिलाफ चौरी चौरा में किसानों ने जो कदम उठाया, उसके बाद मिली उस सजा को उन्होंने ये कहते हुए स्वीकार किया था कि फांसी के 10 माह बाद हम दूसरा जन्म लेंगे और वही काम करेंगे जो अधूरा रह गया है। उनका ये बयान उनके मजबूत इरादों को दिखा रहा था, लेकिन उस समय उनके लिए वो प्रयास नहीं किए गए जो किए जाने थे। वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई में अकेले पड़ गए। उन्होंने जुल्म के खिलाफ परिणाम की परवाह किए बिना अपने मकसद की ओर बढ़ने के बाद किसी बात की परवाह नहीं की। गरीब, सीधे साधे, छुआछूत के शिकार वो लोग सिर्फ सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, जो ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ थी। इसलिए उन्हें कारागार में डाल दिया गया और कोर्ट ने सजा सुना दी। ये किसान इतने सीधे थे कि जेल से भागने का मौका भी मिला तो वो भाग नहीं पाए। लेकिन जो भी हो, इसका असर 7 समंदर पार ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ और जापान तक देखा गया। विद्रोह की खबरें विदेशी अखबारों में पहले पन्ने पर छपी। ये जंग गुंडों की नहीं, क्रांतिकारियों की थी, जो स्वराज के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। किसान गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, पर अब वो अहिंसा छोड़ चुके थे और लीडरशिप के रूप में उन्होंने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को अपना लिया था। अंग्रेजों के खिलाफ अपनी शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने थाने को टारगेट बनाया और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के रेलवे स्टेशन और पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा फहराकर अपने इरादे जाहिर किए, जिसकी धमक गवर्नर विलियम मॉरिस तक ऐसी पहुंची कि उन्होंने कहा, यह बेहद शांत दिखाई देने वाला स्थान आज अचानक पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। गवर्नर का यह बयान साधारण नहीं था, क्योंकि किसानों ने अपने क्रांतिकारी तेवर दिखाकर अपनी मौजूदगी जता दी थी। हालांकि वो पहले भी थाना जलाने का काम कर चुके थे, लेकिन इस बार तैयारी और अंदाज बिल्कुल अलग था। रेलवे लाइन और बिजली के तार पहले ही उखाड़ दिए गए थे। बिना लीडर के आसपास के 60 गांवों से स्वयं सेवक इकट्ठा होना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके बाद गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच बने अंग्रेजों के आने जाने के रास्ते रोककर नाव लूटने की घटनाएं होती रहीं। और फिर 21 सितंबर 1857 को अवध के नाज़ी मोहम्मद हुसैन ने गोरखपुर पर कब्जा कर आजादी का ऐलान किया। क्रांतिकारी एकत्रित होने लगे, लेकिन 28 दिसंबर 1857 को कर्नल रोक्राफ्ट ने मझौली युद्ध जीतकर एक बार फिर गोरखपुर से क्रांतिकारियों को खदेड़ दिया। गोरखपुर से बाहर किए जाने के बाद क्रांतिकारी यहां वहां इकट्ठा होने लगे और अंग्रेजी हुकूमत पर छोटे मोटे हमले जारी रहे।
इसी दौर में 1859 में मोहम्मद हुसैन ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों के पीछे पड़ चुकी थी। गोरखपुर के आसपास के इलाकों अमोड़ा, बांसी, डुंगरी, नरहरपुर और पैना में क्रांतिकारी लगातार अंग्रेजों से हार रहे थे। उन्हें पेड़ों पर लटकाया जा रहा था। मुसलमानों को सुअर की खाल में सील कर जलाया जाने लगा, फांसी दी जाने लगी और जुल्म बढ़ने लगे। छुपने के लिए क्रांतिकारियों को नेपाल के निचले इलाकों में शरण लेनी पड़ी थी। अब तक की कहानी में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रांति की ज्वाला अब तेज हो रही थी और अंग्रेज सतर्क। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अंग्रेज सरकार ने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। भारतीयों पर शक किया जाने लगा और सेना के सभी अधिकारी अब अंग्रेज हो गए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाने लगीं, लेकिन ये भारतीयों के लिए नहीं थी, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर चार्ल्स कथबर्ट ने खुद कहा था कि इंग्लैंड भारत पर शासन कर रहा है, इसमें भारत का कोई हित नहीं है। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति कामयाब हो रही थी। 1857 के विद्रोह में सिंधिया, होलकर और ऐसे ही बड़े राजपूताना राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मध्य और उत्तर भारत के तमाम जमींदार और राजा क्रांतिकारियों के साथ थे। हालांकि जमींदार गरीब जनता के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के हित के लिए क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने छोटी रियासतों को अंग्रेजी राज में मिलाने की नीति शुरू कर दी थी और इस बात से जमींदार डर गए थे। डलहौजी की ये नीति पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी, सबलपुर, जयपुर, तंजौर, कर्नाटक और ऐसी ही कई मुस्लिम रियासतों के लिए सिरदर्द बन गई। इतिहासकारों ने डलहौजी को इस नीति को 1857 की क्रांति का मुख्य कारण माना, क्योंकि भारतीय उद्योग धंधे खत्म हो रहे थे और खेती बाड़ी कर और लगान के नीचे दबकर रह गई थी। 4 करोड़ लोग जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे थे और 10 करोड़ लोग भूखे मर रहे थे। ऊपर से 19वीं सदी के शुरू में 7 बार अकाल पड़ा, जिसमें 15 लाख लोग मरे और वहीं सदी के अंत में 24 बार भारत में अकाल की स्थिति बनी, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। अंग्रेजों की कुल आबादी के बराबर भारतीय 25 सालों में अकाल से मर गए। जुल्म और पेट की आग ने क्रांति की ज्वाला को और भड़का दिया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के साथ क्रांति आंदोलन अस्तित्व में आ चुका था और बाल गंगाधर तिलक एक्टिव हो चुके थे और साथ ही कांग्रेस नरम दल और गरम दल की कैटेगरी में बंटने लगी थी। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता बने और बाल गंगाधर तिलक गरम दल के प्रमुख हुए। इसके ठीक बाद 10 जून 1891 को इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री लेकर महात्मा गांधी मुंबई लौट आए। उन्होंने राजकोट के बजाय मुंबई को अपनी कर्मभूमि बनाया और इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमे के लिए उन्हें 1893 में डरबन जाना पड़ा। अफ्रीका में ये मुकदमा उन्हें गुजराती के जानकार होने के कारण मिला, लेकिन वहां जाकर जब उन्होंने रंगभेद और भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखा तो उनके विचार बदलने लगे। इससे पहले वे स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी मुलाकात बढ़ने लगी और गांधी जी उनसे प्रभावित भी होने लगे थे। वे उन्हें गुरु मान चुके थे। गांधी जी अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन कर चुके थे और वो इसी को भारत में भी आजमाना चाहते थे। गरम दल ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी और ये भारतीय जनता के बीच खूब सराहा जाने लगा। तिलक की गिरफ्तारी के खिलाफ मुंबई के कपड़ा मजदूरों ने भी भारत की पहली पॉलिटिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। लेनिन ने इसे भारत के लिए शुभ संकेत माना और इस क्रांति का स्वागत किया। गरम दल के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई और बंगाल जैसे प्रांत में 550 से अधिक मुकदमे गरम दल से जुड़े लोगों के खिलाफ चलाए गए। पुलिस सख्त हो गई और अंग्रेज परेशान। सन 1911, 1912, 1913 और विश्व युद्ध छिड़ जाने तक यानी 1914 में हर जगह गरम दल के नेताओं को दबाया जाने लगा। रास बिहारी बसु, नरेंद्र भट्टाचार्य जैसे देशभक्तों को देश छोड़ना पड़ा। नजरबंदी, कालापानी और फांसी की सजा कई क्रांतिकारियों को दी गई, लेकिन अब क्रांति देश के बाहर विदेशों में पनपने लगी। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी बना दी। वहीं पंजाब में मजदूरों ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट के जरिए लोगों को जोड़ा। देश से बाहर गए और भी कई क्रांतिकारियों ने संगठन बनाए और क्रांति की मशाल जलाए रखी। विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और जर्मनी इंग्लैंड के खिलाफ था। ऐसे में क्रांतिकारी जर्मनी से जुटने लगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ उनकी मदद कर सकता है। क्रांतिकारियों को गांधी जी के सिद्धांत कभी समझ नहीं आए। असहयोग आंदोलन, अहिंसा और सत्याग्रह जैसी बातें उनके गले नहीं उतर रही थीं। प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेजों का साथ दिया गया ताकि आखिरी में भारत को आजादी का तोहफा मिले। लेकिन पॉलिटिक्स में भारत उस समय नया था। इसके पीछे एक सोच ये थी कि भारत की सेफ्टी के लिए अंग्रेजों की छत्रछाया जरूरी है। लेकिन भारत का कोई भी राजनेता अंग्रेजों की उस चाल को नहीं समझ पाया जो धीरे धीरे दीमक की तरह देश को खत्म करना चाह रही थी। अगर ब्रिटेन की चाल को भारत समझ जाता तो हो सकता है कि भारत 1922 में ही आजाद हो जाता। भारत की ओर से उस समय के पॉलिटिकल लीडर ये मौका चूक गए और अंग्रेजों का साथ दे बैठे। लेकिन आम जनता जब बेहद परेशान हो चुकी थी, तब इसी बीच 1917 में रूसी क्रांति ने पूरी दुनिया के सोचने समझने की शक्ति को बदल कर रख दिया। लोग स्वराज के लिए खड़े होने लगे और अंग्रेज अब इतना डर गए थे कि क्रांतिकारियों को खत्म करने के लिए 1917 में एक जज को रॉलेट कमीशन का प्रमुख बनाया गया। इसी बीच रॉलेट एक्ट भी आया। चारों ओर क्रांतिकारियों को दबाया जा रहा था, मारा जा रहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड,
पंजाब में मार्शल लॉ लगाने के बाद भी गांधी जी यही कह रहे थे कि अंग्रेज भारत के साथ न्याय करेंगे। उनकी यही बात गरम दल के नेताओं को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और कांग्रेस अंग्रेजों से जो उम्मीद लगाए बैठी थी वो टूट चुकी थी। इधर युद्ध के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चकनाचूर हो चुकी थी। किसान परेशान हो चुका था। आम जनता युद्ध के खर्चे में इतना पैसा दे चुकी थी कि उसके पास खाने को अनाज भी नहीं था। इस पर गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैंने अंग्रेजों की मदद सिर्फ इसलिए की ताकि मैं देशवासियों के लिए आजादी ले सकूं। लेकिन ऐसा ना हो सका। अंग्रेजों के अत्याचार और बढ़ गए। महंगाई चरम पर थी, लोग भूखे मरने को मजबूर थे और इसी बीच भारत में काले बुखार की महामारी ने 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जान ले ली। सैनिक बेरोजगार हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, व्यापार में मंदी थी, किसान, मजदूर और आम जनता परेशान थी। मिडिल क्लास के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। गांधी जी ने इन सभी के दुख दूर करने के लिए अलग अलग तरीकों से सत्याग्रह को अपनाया, जो कुछ हद तक सफल रहा। इसके बाद गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अफ्रीका में किए गए काम के लिए गांधी जी को कैसरे हिंद नाम का गोल्ड मेडल ब्रिटेन की सरकार ने दिया था। लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का उद्घाटन करने के मौके पर यह सम्मान वापस लौटा दिया। उन्होंने इस संबंध में वायसराय को लेटर लिखते हुए कहा कि देशवासियों की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। ऐसे में मैं इस सम्मान को अपने पास नहीं रख सकता। असहयोग आंदोलन में 3 तरह से बायकॉट का सहारा लिया गया। पहला, विधान मीटिंग्स का बहिष्कार। दूसरा, अदालत और कचहरी का बहिष्कार। और तीसरा, दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। 1918 से लेकर 1920 तक किसान विद्रोह पूरे देश में हुए। देश में हर कहीं किसान जमींदारों के खिलाफ खड़े थे। जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ते किसान विद्रोह को देखते हुए इन आंदोलनों को असहयोग आंदोलन में मिलाने का मन बना लिया और वो इसमें कामयाब भी हुए। अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी करने वाले जमींदार और जमींदारों की गुलामी करने वाले पुलिस प्रशासन ने किसानों को विद्रोह करने पर मजबूर किया। यहीं से चौरी चौरा विद्रोह की जमीन तैयार होने लगी। इस बीच गांधी जी महात्मा, फकीर, देवता और चमत्कारी पुरुष के रूप में न्यूज़पेपर में छाए रहे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ मिलकर किसानों की समस्या का हल नहीं ढूंढ पाए। इसका एक कारण यह भी था कि अधिकतर जमींदार कांग्रेस के समर्थक थे। गरीब और किसानों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता और उस समय के बड़े अखबार मौन थे। सरकार के दबाव में कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। इन सब में मरण सिर्फ किसानों का था। इस बीच सरकार हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम भी कर रही थी। वो जानती थी कि एकता को तोड़कर क्रांति को दबाया जा सकता है। 18 सितंबर 1918 को छतरपुर गांव में गोवध की अफवाह में 30 लोग मारे गए। इसके बाद पीलीभीत में 23 सितंबर 1920 को मुहर्रम के दौरान हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए गए। दंगों के बाद किसान और उग्र हो गए और उन्होंने जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगातार होती जंग के बाद फुर्सतगंज का बाजार लुटते किसानों पर जमींदारों का बचाव करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 किसान मारे गए। इसके बाद किसानों के हमले तेज हो गए। 23 जनवरी 1921 को रायबरेली जनपद के एक गांव में किसानों ने तलवार और लाठी से बछरावा थाना पर आक्रमण किया। फैजाबाद की टांडा तहसील में जहांगीरगंज थाना पर 5000 किसानों ने जमींदारों के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इसके बाद गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर किसानों की बड़ी भीड़ ने पुलिस पर फिर हमला किया। इस तरह से विद्रोह की चिंगारी भड़की, जिसे बुझाने का पूरा प्रयास अंग्रेजी सरकार और उनके तलवे चाटने वाले जमींदारों ने किया। आगे की दास्तान जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ अगले एपिसोड में। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां और गांधी जी से मतभेद। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि किसान अपनी ताकत दिखा चुके थे और साथ ही वो गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को छोड़कर उनके विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर चुके थे। साथ ही हमने ये भी देखा कि इतिहास के पन्नों में कई चीजें ऐसी हैं जो या तो दर्ज नहीं है या फिर गलत हैं। इस एपिसोड में हम ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में जानेंगे, जो उन्होंने क्रांतिकारियों और किसानों के खिलाफ बनाई। 22 मई 1921 को मुसलमान जमींदारों और हिंदू किसानों के बीच दंगे भड़काए गए। ऐसी ही घटनाओं की खबरें पूरे देश से आ रही थीं। किसान आंदोलनों के जनक कहे जाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती लगातार किसानों को इकट्ठा कर रहे थे। 1934 में स्वामी जी गांधी जी से मिले और उन्हें किसानों के लिए जमींदारों से बात करने के लिए कहा। लेकिन गांधी जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जमींदारों के ज्यादातर मैनेजर कांग्रेस का कार्य संभाल रहे हैं और ऐसे में वो कांग्रेस को खतरे में नहीं डाल सकते। ऊपर से गांधी जी ने दरभंगा के राजा के लिए किसानों से अनाज इकट्ठा करने की मांग कर दी। इस पर स्वामी जी नाराज हो गए और गांधी जी की इस मुलाकात को अधूरा छोड़कर चल पड़े। उसके बाद स्वामी जी और गांधी जी के संबंध दोस्ताना नहीं रहे। पूरी दुनिया साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़कर अत्याचार खत्म करना चाहती थी, वो भी अपने तौर तरीके से। ऐसे में गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत किसानों, आम जनता और क्रांतिकारियों के रास्ते का रोड़ा बन रहे थे। परिणाम ये हुआ कि लोग गांधी जी के खिलाफ होते गए और आंदोलन बढ़ने लगे, जिससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई। आंदोलन और आंदोलनकारियों पर लगाम लगाने के लिए सन 1908 में क्रिमिनल लॉ एक्ट लाया गया, ताकि 41 जिलों में इकट्ठा हो रहे स्वयंसेवकों को दबाया जा सके। इन स्वयंसेवकों में 5000 मुसलमान और 12000 से अधिक हिंदू स्वयंसेवक थे। ये स्वयंसेवक धरना देते थे, आंदोलन करते थे, बहिष्कार करते थे, साथ ही साथ भाले और तलवार के साथ प्रदर्शन और रैलियां निकालते थे।
जल्द ही स्वयंसेवक की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई, जो गेरुए रंग के वस्त्र में देश भर में देखे जाने लगे। 1921 में खिलाफत आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों की गिरफ्तारियां हुई। अंग्रेजों को एक बार फिर 1857 की क्रांति याद आ गई और उन्होंने अधिक सैन्य बल के साथ इसका दमन करने का मन बनाया। सेना पर होने वाला खर्च बढ़ गया। 1914-15 में सैनिकों पर 3,065 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो अब बढ़कर 1920-21 में 8,738 लाख रुपए हो गए थे। ऐसा नहीं था कि चौरी चौरा के किसान विद्रोह से पहले आंदोलन या विद्रोह नहीं हुए थे, लेकिन चौरी चौरा का किसान विद्रोह भारतीय इतिहास की वो घटना है जिसने ये साबित किया कि किसी भी गुलाम देश की आजादी सिर्फ किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से नहीं मिलेगी। इसके लिए सभी को मिलकर संघर्ष करना होगा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई गरीब और किसान व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी जुल्म सहने की ताकत खत्म हो चुकी हो। इस विद्रोह ने साबित किया कि स्वयं की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी हो जाती है। बाद में आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस देने के पीछे दुनिया ने इसी सिद्धांत को अपनाया। इतिहास गवाह है कि कोई भी गुलाम देश बिना बलिदानों के आजाद नहीं हुआ, और बलिदान किसी एक वर्ग का नहीं। स्वराज की कल्पना करने वाले नेताओं, बड़ी पार्टियों और उच्च वर्ग के लोगों के साथ साथ आजादी में मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों और निम्न वर्ग के लोगों की भी वही भागीदारी रही जो उन लोगों की है, जिनके नाम आज हम जानते हैं। बहरहाल 1918 से 1921 के बीच किसान विद्रोह चरम पर थे। रूसी क्रांति का प्रभाव भारतीय मजदूरों पर बहुत अधिक हुआ। तभी तो 1920 से पहले 2 महीनों में जूट और कपास के कारखानों में 110 हड़ताल हुई। इन हड़तालों में लगभग 25 लाख मजदूर शामिल हुए। ऐसी ही कई हड़तालें कपड़ा मिलों और रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ पोस्ट ऑफिस विभाग के कर्मचारियों ने भी की थीं। ऐसे माहौल में जहां एक ओर अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था, वहीं गोरखपुर की गरीब जनता और किसानों के सामने 2 टाइम की रोटी का संकट पैदा हो गया। जनसंख्या बढ़ रही थी और कृषि भूमि लगातार घट रही थी। प्रति एकड़ पर 1901 से लेकर 1921 तक 6 व्यक्ति का भार बढ़ गया था। हर परिवार के पास एवरेज 4.8 एकड़ जमीन थी, जिस पर पूरे परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल था। ऐसे में जमींदारों और सरकार के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। इस तरह असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बीच के वक्त में चौरी चौरा विद्रोह की जमीन तैयार हुई। गांधी जी के विचारों से गरम दल के नेता सहमत नहीं हुए और आखिर किसानों और गरीबों को सरकार और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह का सहारा लेना पड़ा। आगे चलकर हम और भी डिटेल में असहयोग आंदोलन और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के साथ साथ कांग्रेस की गतिविधियों और गांधी जी के विचारों के बारे में जानेंगे। ये वो दौर था जब सत्याग्रह आंदोलन एक बार फिर अस्तित्व में आया। गांधी जी का सत्याग्रह से स्वराज प्राप्त करने का आइडिया भारतीय जनता को बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी लोग पूर्ण रूप से अहिंसा का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ हिंसा का सहारा लेना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी था। गांधी जी ने सत्याग्रह की परिभाषा अपनी किताब मेरे सपनों का भारत में लिखी है। उनके अनुसार किसी भी गलत कानून को न मानना, लेकिन उसका आदर और अहिंसा के जरिए विरोध दर्ज कराना शुद्ध सत्याग्रह है। सत्याग्रह एक धार्मिक कार्य भी कहा जा सकता है, जो त्याग, तपस्या, कष्ट सहना, आत्मशुद्धि के सिद्धांतों के साथ दुख सहकर सुख हासिल करने की पद्धति से संबंधित था। लेकिन इस तरह के विरोध का असर अंग्रेजी हुकूमत पर नहीं हो रहा था और यही बात क्रांतिकारियों को पसंद नहीं आ रही थी। साथ ही गांधी जी का सत्याग्रह कुछ मांगों तक सीमित था। उनका कहना था कि अगर अंग्रेज हमारी सारी मांगें पूरी कर दें तो उन्हें देश से बाहर निकालने की क्या जरूरत है। और ये बात गांधी जी के विरोध का सबसे बड़ा कारण बनी, क्योंकि क्रांतिकारी अंग्रेजों को भारत की सरजमीन पर रहने नहीं देना चाहते थे और गांधी जी कहीं ना कहीं समझौते की राह पर थे। लगातार धोखे और जुल्म करने वाले अंग्रेजों को गांधी जी क्यों शर्तों पर देश में रखना चाहते थे, ये बात क्रांतिकारियों, गरीब किसान और गरम दल के नेताओं को बिल्कुल समझ नहीं आई थी। इस बात को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि महात्मा गांधी भारत की जनता को प्रभावित करने में कामयाब रहे, क्योंकि वो सरल, सहज, शाकाहारी, बकरी का दूध पीने वाले, सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखने वाले, कुर्सी की बजाय जमीन पर बैठने वाले और कपड़ों के रूप में सिर्फ धोती धारण करने वाले थे। उनके ये गुण उन्हें महात्मा बनाते थे और लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। वे सरल भाषा में बात करते थे और जब लोगों के बीच जाते थे तो लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि कोई बड़ा व्यक्ति आया है। उनकी बातों में रामायण और भगवत गीता के उपदेश होते थे। वे राम राज की बातें करते थे और लोग उनके करीब रहना पसंद करते थे। सुभाष चंद्र बोस आगे लिखते हैं कि गांधी जी से प्रभावित लोग सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते गए। 1857 की क्रांति में इन सभी चीजों की कमी थी और कहीं ना कहीं इसकी असफलता का ये एक मुख्य कारण था, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी इतनी शक्ति इकट्ठी नहीं कर पाए कि वो अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ सकें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गरम दल के नेताओं को लगता था कि अहिंसा का रास्ता अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए ठीक नहीं था। वो ताकत और शस्त्र के साथ आंदोलन की राह पर चल पड़े थे और इसी कारण वो इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए जितनी गांधी जी अपने विचारों के सम्मोहन से जुटा सके। गांधी जी के चमत्कारिक व्यक्तित्व का असर जनता पर इतना अधिक था कि लोग उन्हें धर्म और दर्शन का दूसरा रूप मानने लगे थे। गांधी जी के प्रति भारतीय जनता की श्रद्धा दीवानगी की हद तक पहुंच चुकी थी। महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा का एक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं।
जिसे सुनकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि लोग उस समय उन्हें महात्मा क्यों कहते थे। एक बार जब गांधी जी बिहार गए और जैसे ही रेलगाड़ी से उतरे तो एक 104 वर्ष की बूढ़ी महिला गांधी जी के पास आई और बोली कि मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और मुझे साफ साफ दिखाई भी नहीं देता। मैंने भारत के कई पवित्र स्थलों के दर्शन किए हैं, लेकिन जिस प्रकार राम और कृष्ण हमारे अवतार हैं, उसी प्रकार मैं आपको महात्मा का अवतार मानती हूँ और मुझे लगता है कि आपके दर्शन करने के बाद ही मुझे मौत आएगी। ये गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा का बेहद मजबूत उदाहरण है। चौरी चौरा मुकदमे में गवाही देते समय गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलवी सुभानुल्लाह ने गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा था कि मुझे यकीन तो नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता मानती है कि गांधी जी सूखे कुएं में पानी निकाल सकते हैं और उनके हाथ लगा देने से सूखे पेड़ हरे हो जाते हैं। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो गांधी जी के चमत्कारी व्यक्तित्व की परिभाषा देते हैं। लेकिन फिर क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेजों के प्रति उनका अहिंसा वाला फंडा कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए तकलीफदेह है। इसलिए बढ़ते समय के साथ गांधी जी के विचारों से दूरियां बढ़ती गईं और एक समय वो भी आया जब जनवरी 1939 में सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 में ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मैं गांधीवादियों का पपेट प्रेसिडेंट बनकर नहीं रहूंगा। ये गांधी जी के विरोध का सबसे बड़ा उदाहरण भी कहा जा सकता है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधीवादी रास्ता छोड़कर विदेश में जाकर अपने तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभाई। सुभाष चंद्र बोस की तरह ही विदेश में रहकर भारतीय क्रांति को बुलंद करने वाले एम.एन. राय भी गांधी जी के विचारों से असहमत थे। उनके अनुसार असहयोग आंदोलन भविष्य में कोई भी सुखद परिणाम नहीं दे सकता है। एम.एन. राय अमेरिका, जर्मनी और मास्को में रहकर भारत की आजादी में योगदान दे रहे थे। वो लगातार लेनिन के साथ संपर्क में थे और भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए योजनाएं बना रहे थे। हालांकि इतिहासकारों ने इस नाम को उस सम्मान के साथ कम ही लिखा जिसके वो हकदार थे, लेकिन उनके योगदान को कहीं भी कमतर नहीं आंका जा सकता। एक और जहां गांधी जी शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, वहीं प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर पूरे देश में हड़ताल हुई, जिसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपना पूरा बल लगा दिया और दोनों तरफ से खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद गांधी जी के शांति अहिंसा के मंत्र सब कुछ पीछे छूट गए। मुंबई में 20,000 लोगों की भीड़ हिंसा के जरिए अपना विरोध दर्ज करवा रही थी। ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों को दबाने की भरसक कोशिश की और इस प्रयास में 53 लोगों की मौत हो गई। गांधी जी ने इस बात की निंदा की, उपवास रखा और 23 नवंबर 1921 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये वो दौर था जब राष्ट्रीय सेवा दल के गठन का काम शुरू किया जा चुका था। राष्ट्रीय सेवा दल बहुत अधिक सक्रियता से काम कर रहा था। स्वयंसेवक जगह जगह अपना विरोध और बहिष्कार दर्ज करा रहे थे। इसके कारण सरकार इतनी परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने राष्ट्रीय सेवा दल को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। दिसंबर 2021 में सरकार ने अधिकांश नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन गांधी जी बाहर रहे। जेल जाने वाले लोगों की संख्या 20,000 से अधिक हो गई थी। स्वयंसेवकों और क्रांतिकारी नेताओं को सजाएं दी जाने लगीं। जुल्म बढ़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी देश में क्रांति की ज्वाला ठंडी नहीं पड़ी। जोश, जुनून, आक्रोश और स्वराज की लालसा चरम पर थी। दमनकारी नीतियों और कानूनों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया का परिणाम ही था चौरी चौरा का विद्रोह। अगर विद्रोहियों को गांधी जी और उनके सहयोगियों का साथ मिला होता तो सचमुच भारत 1922 में आजाद हो चुका होता। और ये कोरी कल्पना मात्र नहीं है और न ही कोई अनुमान, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी कि उसे भारत से अपने पैर उखड़ते नजर आने लगे थे। इतिहासकारों ने इसके कई उदाहरण और सबूत अपने अपने हिसाब से दिए हैं। हालांकि चौरी चौरा विद्रोह अचानक से नहीं हुआ था। गोरखपुर में गांधी जी के आने से पहले ही कांग्रेस की गतिविधियां शुरू हो चुकी थीं। साथ ही क्रांतिकारी और किसान भी सक्रिय थे। खिलाफत आंदोलन की जानकारी देने के लिए गोरखपुर में शाकिर अली के अहाते में 16 मार्च 1920 को जिला कांग्रेस कमेटी ने एक मीटिंग आयोजित की। 19 मार्च को शहर में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। इस हड़ताल में लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें मोहम्मद फारूक, अनवर अली, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, शाकिर अली और विंध्यवासिनी प्रसाद मुख्य रूप से मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने वाले ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें इतिहासकारों ने बहुत ज्यादा नहीं लिखा। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद 2 अगस्त को उनकी याद में भी जुलूस निकाला गया। इस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई गरम दल और नरम दल में बंट गई। आने वाले एपिसोड में हम आपको गांधी जी के प्रभाव और किसानों पर होने वाले जुल्मों में बढ़ोतरी की कहानी सुनाएंगे। गांधी जी के प्रति लोगों की आस्था और उस बीच किसानों का विरोध। चौरा चौरी से पहले सभी एक्टिविटी के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में किसान विद्रोह धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसान अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ हिंसक भी हो रहे थे। इस बीच गांधी जी ने कई जगहों का दौरा किया, लेकिन गांधी जी के विचार से गरम दल के नेता शुरू से असहमत थे। लेकिन उस समय लोगों में गांधी जी के प्रति बेहद दीवानगी थी। आलम यह था कि गांधी जी ने गोरखपुर यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के दरवाजों से ही लोगों को संबोधित किया और उन्हें सुनने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा थी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रांति की मशाल जलने के बाद भी गांधी जी ने जो अहिंसा का पाठ भारतीय जनता को पढ़ाया गया था, उसका असर आम जनता के दिलो दिमाग पर कितना अधिक था। इसके बाद गोरखपुर के बाले मियां के मैदान में गांधी जी की एक बड़ी मीटिंग हुई,
जिसमें गांधी जी को सुनने के लिए लगभग 2 लाख लोग इकट्ठा हुए। गांधी जी ने स्वराज मिल जाने का वादा किया और इससे आम जनता इतनी प्रभावित हुई कि महिलाओं ने अपने घर के जेवर तक गांधी जी को भेंट कर दिए ताकि वो इससे धन इकट्ठा कर देश की आजादी के काम में लगा सकें। इस दौरान गांधी जी ने अपने भाषण में किसान आंदोलन की निंदा की और कहा कि शैतानियत के सामने शैतानियत का बिहेवियर करते हुए हम स्वराज नहीं लेना चाहते। उन्होंने अपने भाषण में एक बार सिर्फ धर्म, सत्य, अहिंसा और त्याग की बातें की। इसके बाद उन्होंने चौरी चौरा, देवरिया, भटनी, सलेमपुर और बनारस में भी इस तरह की मीटिंगें संबोधित की। गोरखपुर के साप्ताहिक अखबार स्वदेश ने गांधी जी के भाषणों को महात्मा गांधी के उपदेश के नाम से छापा। गोरखपुर के लोग महात्मा गांधी के भाषणों से इतने प्रभावित हुए कि कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज का बहिष्कार किया। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए। गांधी जी के भाषणों में स्वराज और स्वर्णिम भारत आश्वासन था। गांधी जी से प्रभावित होकर नाराज मुसलमान भी एक हो गए। लियाकत वॉलंटियर्स और कांग्रेसी वॉलंटियर्स अलग अलग थे, लेकिन गांधी जी ने इन्हें एक साथ खड़ा कर दिया और ये नेशनल वॉलंटियर्स बन गए। इतना बड़ा बदलाव सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के चमत्कारी व्यक्तित्व के प्रभाव से ही संभव था। लेकिन बावजूद इसके स्वयंसेवक एक अलग राह पर चल पड़े थे। चौरी चौरा के आसपास अपने ढंग से धरना दिया जा रहा था। शराब, ताड़ी, गांजा, मांस और मछली की दुकानों पर लगातार धरना दिया जा रहा था। जिला अध्यक्ष मौलवी सुभान अल्लाह ने सेशन कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान इस बात को स्वीकार किया था। 1857 की क्रांति से पैदा हुआ आक्रोश और कॉन्फिडेंस जमींदारों के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की सबसे बड़ी ताकत बना। नजर अली, लाल मोहम्मद, भगवान अहीर और अब्दुल्ला जैसे लोगों ने अत्याचार की सीमाएं टूट जाने के बाद हथियार उठा लिए। चौरी चौरा विद्रोह पर बात करने से पहले हमें उन जागीरदारों और जमींदारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो उस समय अंग्रेजी हुकूमत के इशारों पर भारतीय किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। डुमरी खुर्द चौरी चौरा के समीप वो जगह है जहां 4 फरवरी 1922 को किसान मीटिंग आयोजित की गई थी। वही डुमरी खास के जमींदार किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब थे। पुलिस के साथ मिलकर किसानों पर लगातार जुल्म करने और उनसे पैसा वसूलने वाले जमींदारों में डुमरी खास के जमींदार का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों गांवों के बीच लगभग 5 मील की दूरी है और ये दोनों गांव चौरी चौरा थाना क्षेत्र से 7 किलोमीटर की रेंज के अंदर आते हैं। गोरखपुर जनपद की एकमात्र सिख जागीरदारी वाली डुमरी खास की आबादी 2500 के लगभग थी, जिनमें ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते थे। यहाँ एक छोटा सा बाजार, जानवरों के लिए तालाब, स्कूल और अस्पताल उपलब्ध था। कुल 1709 एकड़ क्षेत्रफल से 2156 रुपए का लगान वसूला जाता था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने के लिए डुंगरी की जागीर सरदार सूरत सिंह को गिफ्ट में मिली थी। 1892 में सरदार सूरत सिंह की मृत्यु के बाद डुमरी की जागीर कोर्ट ऑफ वार्ड के राज में चली गई। 20 वर्षों तक सरदार चरण सिंह ने डुमरी की जागीरदारी संभाली, क्योंकि सरदार सूरत सिंह के बेटे उमराव और सुंदर सिंह नाबालिग थे। दोनों के बड़े हो जाने पर 1912 में जागीर का बंटवारा कर दिया गया। 59 गांव की जागीर 2 हिस्सों सरैया और डुमरी में बंट गई। उमराव सिंह के हिस्से में 34 गांव आए। यहां से 9817 रुपए का लगान वसूलना तय हुआ। सरदार उमराव सिंह का कामकाज शेख नवाबुद्दीन की देखरेख में चलता था। इस बीच क्षेत्र में एक चीनी मिल और नील फैक्ट्री लगा दी गई। सरदार सुंदर सिंह के हिस्से में 25 गांव थे, जहां से कुल 10,278 रुपए का लगान वसूला जाता था। यहां कामकाज की देखभाल पुराने मैनेजर हरचरण सिंह के हाथ में रही और 1917 के बाद उनके बेटे सरदार कृपाल सिंह ने काम संभाला। डुमरी कला में शराब, गांजा, अफीम की दुकानों के साथ साथ ताड़ी की दुकानें भी थीं और यहां शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगता था। सन 1922 जनवरी का महीना था और सरदार चरण सिंह कुछ महीनों के लिए पंजाब जाने का मन बना रहे थे। तभी उन्हें डुंगरी खुर्द में स्वयं सेवकों की एक्टिविटी तेज होने की खबर मिली। सरदार चरण सिंह ने उस दौर में डुंगरी कला और आसपास के गांव में स्वयं सेवकों की मीटिंग के बारे में जानकारी भी निकाली, लेकिन उन मीटिंगों से जमींदारों, थानेदारों और अंग्रेजों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने उन पर खास ध्यान नहीं दिया। ये बात उन्होंने गवाही के दौरान सेशन कोर्ट में कही थी। चौरी चौरा विद्रोह का केंद्र डुमरी खुर्द और डुमरी कला ही रहा। इन गांवों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। मूल रूप से दलितों के गांव ने आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों के उस चेहरे को भी बेनकाब कर दिया जिसमें वो खुद को किसानों का हितैषी बता रहे थे। भोले भाले लोगों के साथ एक धोखा यह भी हुआ कि उनके जागीरदार सरदार सिंह ने सरकार के दबाव में आकर सरकारी गवाह बनकर अपने ही लोगों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी और उन्हें सजा दिलवाई। डुमरी के जागीरदारों के मुसलमानों से संबंध बहुत अच्छे थे। भोला बाजार के चमड़ा व्यापार पर मुसलमानों का दबदबा था, लेकिन यहाँ नीची जाति के लोग भी अपना व्यवसाय चला रहे थे। हालांकि दोनों जातियों में कोई तनाव नहीं था। डुमरी खुर्द में 2 बार जाति के पास सबसे अधिक जमीन जायदाद थी, लेकिन फिर भी चौरा चौरी विद्रोह में पासी का हार मुसलमानों के साथ नीची जाति के किसानों की संख्या ज्यादा रही। अब बात करते हैं चौरी चौरा और भोपा बाजार की। चौरी चौरा उस समय गोरखपुर तहसील का एक गांव था जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 15 मील दूर बसा हुआ था। आज यहाँ तहसील मुख्यालय बन चुका है। मुख्य रेलवे लाइन से जुड़े होने के कारण यहाँ आसपास के गांव के लोगों का आना जाना व्यावसायिक रूप से बहुत अधिक था। 1911 में चौरी चौरा गांव 311 एकड़ में फैला हुआ था और यहाँ से
301 रुपए का लगान वसूला जाता था। 1326 लोगों की ये बस्ती उस समय आसपास के 20 गांव का केंद्र थी। यहाँ तमाम सुविधाएं मौजूद थीं जो दूसरे गांवों में नहीं थीं। यहाँ एक अच्छा खासा बाजार, रेल और सड़क मार्ग, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, तालाब और स्कूल के साथ साथ गल्ले के व्यापारी थे। गन्ना, गेहूं और अरहर के किसान इस गांव को उस दौर का एक अच्छा गांव साबित कर रहे थे। चौरी चौरा का भोपा बाजार उस समय चमड़ा व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ से चमड़े का व्यापार कानपुर और कोलकाता तक होने लगा था। पास में स्थित सरैया गांव में आधुनिक मशीनों के द्वारा गन्ने और तेल पिराई का काम भी शुरू हो चुका था। इसके अलावा परंपरागत तरीके से तेल निकालने के लिए लगभग 56 कोल्हू भी थे। लेकिन तकलीफ थी तो सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत और उनके इशारों पर चलने वाले जमींदारों से। चौरी चौरा में सोमवार को, शुक्रवार को बाजार लगता था। चौरी चौरा गांव के नामकरण पर एक दिलचस्प बात लिखते हुए उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य जज थियोडोर पिगाट ने लिखा है कि भारतीयों में प्रचलित अनुप्रास अलंकार के उपयोग की वजह से दो गांव के नाम को मिलाकर बोला जाता है। दरअसल चौरी चौरा दो अलग अलग गांव हैं जो एक दूसरे से 2 मील दूर हैं। इनमें से चौरा अधिक महत्वपूर्ण है जहां थाना है। 1857 की क्रांति के बाद चौरा रेलवे स्टेशन पर थाने की स्थापना हो गई और इन दोनों जगहों को संयुक्त रूप से चौरी चौरा के नाम से जाना जाने लगा। आइए अब जिक्र करते हैं चौरी चौरा किसान विद्रोह के उन फेमस नामों का जिन्हें अधिकांश लोगों ने नहीं सुना होगा। दरअसल ये वो लोग हैं जिनके कारण ही चौरी चौरा का विद्रोह हुआ और आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा मिली। लेकिन बड़े नामों के तले ये दब गए और भारत के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा होते हुए भी अनसुने रह गए। ये दिक्कत केवल चौरी चौरा विद्रोह के रणबांकुरों की ही नहीं है, बल्कि 1857 की क्रांति के बाद से लेकर आजादी मिल जाने तक की कई लड़ाइयों, आंदोलनों और कुर्बानियों में ऐसे कई नाम शामिल हैं जिन्हें भुला दिया गया है या जिनका जिक्र ही नहीं हुआ। इसी कारण हम आज कई देशभक्तों के नाम से वाकिफ नहीं हैं जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। चौरी चौरा विद्रोह के मुख्य नायकों के बारे में भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये किसान विद्रोह था, इसलिए इसके कई नायक रहे। लेकिन इसकी शुरुआत नजर अली, लाल मोहम्मद, भगवान अहिर नाम के उन 3 लोगों ने की जो डुगरी खुर्द मीटिंग में मुख्य रूप से जमींदारों और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़े थे। इनके साथ अब्दुल्ला, इंद्रजीत कोयरी, श्याम सुंदर और एक चिमटे वाला सन्यासी जिसका नाम आज तक किसी को नहीं पता, मुख्य रूप से चौरी चौरा विद्रोह की अगवानी करने वाले नामों में शामिल हैं। इनके अलावा शिकारी का बेटा मीर कुर्बान सैयद भी शुरुआत में इन सभी के साथ शामिल था, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बना और पता चला कि वो किसानों के भेद अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने का काम भी करता रहा था। ऐसे में वो भारतीय लोगों की नजर में गद्दार साबित हो गया और नफरत का पात्र बन गया। चौरी चौरा विद्रोह के तीनों नायक गुलामी झेल रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता के सीने में उबलते गुस्से को बहुत करीब से महसूस किया था। तीनों बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आंदोलन के चलते देश भर में घूमने के कारण उन्होंने काफी अनुभव बटोर लिया था। लाल मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि उर्दू पढ़ लेते थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। वो कांग्रेस अधिवेशन में अपनी सेवाएं देने के लिए भी गए और फिर उन्होंने कांग्रेस के स्वयंसेवक के रूप में काम शुरू किया। उनके मन में एम.एन. राय की तरह क्रांति की ज्वाला जल रही थी और वो किसानों और मजदूरों को आजाद भारत में सांस लेते हुए देखना चाहते थे। भगवान अहीर जो सिर्फ 24 साल के थे, बेसिकली चौरा गांव के रहने वाले नहीं थे, बल्कि यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ रहते थे। 18 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना में कुली और मजदूर का काम कर चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध में भारत के हालातों को बहुत करीब से समझ चुके थे। ब्रिटिश सरकार की सेना में 2 साल काम करने के बाद 1918 में विश्व युद्ध समाप्त होने के साथ ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सेना में रहते हुए उन्होंने जर्मनी और अन्य जगहों पर यात्राएं की। इसके बाद उन्होंने भारतीयों की दयनीय स्थिति को देखा। सेना से रिटायर होने के बाद ही उनके दिल में आंदोलन की ज्वाला जल रही थी और वो किसानों और गरीब लोगों के खिलाफ विलायती सरकार के जुल्मों को देख चुके थे। सेना से रिटायर होने के बाद जब कांग्रेस में स्वयं सेवकों की भर्ती शुरू हुई तो इस काम को रिटायर फौजी ही कर रहे थे। ऐसे में भगवान अहीर ने भी 5 रुपए मासिक पेंशन पर स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया। इस एपिसोड में आप सभी ने जाना कि किस तरह से भारतीय जनता गांधी जी की भक्त थी और वो क्रांतिकारियों और स्वयं सेवकों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। साथ ही हमने भारत के उन वीर सपूतों के बारे में भी जाना जिनके बारे में शायद अब तक हम नहीं जानते थे। इस एपिसोड में कुछ गद्दारों के नाम का भी जिक्र किया गया है जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देते हुए प्रमुख भूमिका निभाई। आने वाले एपिसोड में हम कुछ और नामों के बारे में जानेंगे।